साथियों, दिल थाम लीजिए क्योंकि डेप्थ सॉल्यूशन पार्ट 13 कौन असली गुनहगार। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से परेशान आदमी जब लोन डिफॉल्ट करता है, किन्हीं कारणों से लोन की राशि पे नहीं कर पाता है, ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है और जब कॉल रिकॉर्डिंग मोड पर बोलने वाले रिकवरी एजेंट से उसका नाम, एजेंसी का नाम, डीआरए एम्प्लॉइज आईडी जानना चाहता है या होम विजिट करने वाले व्यक्ति के गले में आईडी कार्ड न होने पर उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि सारी की सारी गलतियां उस लोन डिफॉल्टर की है जिसने लोन तो ले लिया लेकिन लोन भरा ही नहीं। क्यों ना हो वो गुनहगार? बिल्कुल, हर एक लोन डिफॉल्टर गुनहगार है। उसकी गलतियां है कि उसने लोन लिया तो उसको चुकाना था। लेकिन इस बात को आज हम तराजू के दो पट में रखकर तोलेंगे कि असली गलती किसकी, कौन है असली गुनहगार। मैं न कोई कोर्ट हूं न कोई जज हूं, लेकिन आम आदमी के अधिकारों, उनके हक के संरक्षण की बात करना बखूबी जानता हूं। एक तराजू के एक भाग में एक आम आदमी है, एक आम आदमी है जिसे आरबीआई के नॉर्म्स नहीं पता, एक आम आदमी है जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं, एक आम आदमी है जिसे अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं। लेकिन तराजू के दूसरे पलड़े में एनबीएफसी कंपनियां हैं, बैंक है। वो एनबीएफसी कंपनियां और बैंक है जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, बैंकिंग के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकृत है। वो एनबीएफसी है जिनके पास लीगल की पूरी फौज है। वो एनबीएफसी है जिनके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम बने हुए हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक समूह, एक कुनबा तराजू के एक पलड़े में है तो दूसरे पलड़े में है एक आम आदमी जिसको कानून की, अर्थव्यवस्था की, किसी सिस्टम की कोई पूरी जानकारी नहीं है। क्या कहना चाहता हूं मैं? किसको मैं गुनहगार ठहराना चाहता हूं? वीडियो पूरा सुनेंगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखना और उम्मीद करूंगा इसे शेयर जरूर करेंगे आप। आज हम, कई रिकवरी एजेंट कहते हैं आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया, क्या आप 10,000 में सेटलमेंट कर लेंगे? लेकिन एनबीएफसी बैंक, एनबीएफसी कंपनियां, बैंक कर रही है। कोई 5% में कर रहा है, कोई 10% में कर रहा है, कोई 25% में कर रहा है, यहां तक कि सिक्योर्ड लोन के मैटर में भी सेटलमेंट हो रहे हैं। तो आखिर क्यों? अगर गलती और गुनहगार सिर्फ लोन डिफॉल्टर है, सिर्फ लोन डिफॉल्टर है, तो ऐसी स्थिति में क्यों बैंक एनबीएफसी को झुकना पड़ रहा है, क्यों सेटलमेंट करना पड़ रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि लोन डिफॉल्टर की तो गलती है, हमारा लोन डिफॉल्ट हुआ, हमारी गलती है, पर क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? बात शुरू कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक, आम जिंदगी। एक आम आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है, एक बीवी, 2 बच्चे, खुद एक छोटा सा जीवन यापन कर रहा है। जरूरत के रहते किसी लोन की जरूरत पड़ी, चाहे वह लोन कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, होम लोन हो, कुछ भी हो। एक लोन लेने पर व्यक्ति की सिविल स्कोर जन्म लेता है और वो जो पौधा है वो धीरे 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 पनपता है और वो सिविल स्कोर बढ़ता जाता है और उस सिविल स्कोर के बढ़ने पर
वही बैंक, वही एनबीएफसी उनको टॉप अप ऑफर करती है, दूसरा लोन ऑफर करती है। क्यों भाई, क्यों ऑफर किया? क्योंकि आपको अपना काम बढ़ाना है। किसी मॉल में चले जाओ, किसी सिनेमा हॉल में चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, नुक्कड़ और चौराहों पर क्रेडिट कार्ड बांटने वाले घूम रहे हैं। कभी कभी रिकवरी एजेंट कहते हैं कि नाक रगड़ के लोन लेने आए थे। उन 2 कौड़ी के रिकवरी दल्लों को यह पता नहीं होता है कि तुम्हारी ही कंपनी की सेल्स टीम लोन बेचने के लिए दर दर ठोकरें खाती है, दर दर ठोकरें खाती है, और एक लोन से दूसरा लोन, दूसरे लोन से तीसरा लोन होता जाता है, और 4 लोन होने पर उन्हीं लोन को चुकाने के लिए लोन पर लोन लिए जाते हैं। और सिविल स्कोर, क्रेडिट कार्ड, लोन, घर बैठे ऑफर, 0 डॉक्यूमेंटेशन, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, 10 मिनट में लोन मिलेगा। हद पार हो गई। मुझे भी भूत चढ़ा था, एक लोन डिफॉल्टर की भाषा में बोल रहा हूं मैं, कि जब मैंने 2 लोन लिए तो मेरा सिविल स्कोर बढ़ रहा था, मैं बड़े आराम से अपनी ईएमआई को पे कर रहा था। मेरा सिविल स्कोर बढ़ते देखकर जब मुझे कंपनियों के, एनबीएफसी कंपनियों के, बैंकों के क्रेडिट कार्ड के फोन आने लगे तो मुझे लगा ये सिविल स्कोर नहीं है, ये तो मैंने अल्फा रिकॉर्ड्स में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया। 10th में भले ही मेरे 50% आए थे, लेकिन मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। उस आभासी दुनिया को मेरे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र मान लिया, और वह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र ही मुझे दलदल में धंसाने का काम करने लगा। क्योंकि अगर मेरा सिविल स्कोर नहीं होता तो मुझे लोन नहीं मिलता, और उसी सिविल स्कोर को मैंने अपनी जिंदगी मान लिया, और उसको बचाने के चक्कर में मैं लोन के दलदल में धंसता चला गया। बड़ी अजीब विडंबना इस देश की, हमारे देश की बड़ी अजीब विडंबना है। हम प्रॉपर्टी पे लोन लेने जाते हैं ना, एक एग्रीकल्चर लैंड का भी खरीद के देख लीजिए, उस पे लोन मांगिए, नहीं मिलेगा। कभी केसीसी लोन लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत लाखों की हो, मामूली सा केसीसी अमाउंट होता है। कभी किसी प्लॉट पे लोन लीजिए, उसकी डीएलसी दर के आधार पर, आपकी इनकम के आधार पर आपको लोन मिलता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन खैरात की तरह बांटे जाते हैं, खैरात की तरह। यह ध्यान रखिए। आप कंपनी के वैल्यूएबल क्लाइंटों चने के झाड़ पर चढ़ाया जाता है, और एक आम आदमी के रूप में मैं चने के झाड़ पर चढ़ता रहा कि देखो मुझे बैंकों से कितने ऑफर आ रहे हैं। मैं अपने सर्कल और रिश्तेदारों को खुल के दिखाने लगा, और सबसे बड़ा खुलासा करूंगा, सबसे बड़ा खुलासा, कि आम व्यक्ति की गलती तो है ही है, एक लोन डिफॉल्टर की गलती तो है ही है, क्योंकि वो प्यासा था, उसको पानी पीना था, उसको भूख लग रही थी, उसे खाना मिल रहा था, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी, उसने नहीं सोचा कल क्या होगा, क्योंकि वो एक आम आदमी है, वो भविष्य नहीं देख सकता है। लेकिन एनबीएफसी कंपनियां, उनकी लीगल टीम, उनकी सेल्स टीम, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, उनके आरबीआई की नॉर्म्स, उनके आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, क्या वो एक समूह, वो एक कुनबा, क्या वो सब चीज नहीं देख रहा था? सब कुछ दिख रहा था। लेकिन एनबीएफसी के डूबने की असली वजह यह है, ऑफर पे ऑफर देते रहे, टॉप अप देते रहे, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं थी। जिस इंसान के जेब में कभी एटीएम कार्ड नहीं था, उसको क्रेडिट कार्ड दिखा दिया, उसको एयरपोर्ट के बेनिफिट भी दिखा दिए, विदेशों में होने वाले बेनिफिट दिखा दिए, जो जिस जीवन में जिसने कभी सोचा नहीं वो दिखा दिए। नॉर्म्स क्या कहता है? एक व्यक्ति अपनी इनकम का 30% ही ईएमआई पे कर सकता है, लेकिन मेरी इनकम तो 100 रुपया और मेरे ऊपर 150 रुपए की ईएमआई हो गई, फिर भी मुझे बैंक के लोन दे रही है, मेरे सिविल स्कोर को देख के दे रही है, और वही सिविल स्कोर जिसमें वो देख रहे हैं कि मैं कितने लोन ले चुका हूं, मैं कितना कमा रहा हूं, मुझे कितना पैसा आ रहा है, और मैं कितनी किस्तें चुका रहा हूं, और मेरे पास बच रहा है बाबा जी का ठुल्लू। इसके बावजूद ये एनबीएफसी कंपनियां मुझे लोन देते गई।
ये जानते हुए कि मैं पहले से ही 2, 4, 6 लोन में फंसा हुआ हूं, मुझे लोन पर लोन देते रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका सेल्स टारगेट। जी हां, ये भी एक मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, इनके प्रोडक्ट के अलग अलग नाम होते हैं, सेल्स करने पर इनको बेनिफिट मिलता है। बस इनको अपने प्रोडक्ट बेचने थे और ये अपने प्रोडक्ट बेचते रहे। एजेंट को कमीशन मिल जाए, एजेंट ने मेरी 4 कमियां भी थी वो छुपा दी। मेरे एड्रेस वेरिफिकेशन को भी उन्होंने खुद कर लिया, सारी खाना पूर्तियां उन्होंने खुद ने कर ली। एक ही व्यक्ति को एक ही बैंक ने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड दे दिए, मल्टीपल लोन दे दिए, टॉपअप पे टॉपअप करते गए, जबकि वो जानते थे कि अगर मुझे और लोन दिया तो मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगा। पहले से 4 एनबीएफसी के लोन हैं तो भी मुझे लोन मिल रहे हैं। ये मेरी काबिलियत नहीं, उन एनबीएफसी कंपनियों का सेल्स टारगेट है जिसका बेनिफिट मिल रहा है। और अब जब तराजू के 2 पलड़ों में बैठने वाला मैं, एक तरफ से जिसे मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ वो कुनबा बैठा हुआ है जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है। भले ही वो सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम क्यों हार जाता है? क्यों एक लोन डिफॉल्टर के सामने ये सिस्टम घुटने टेक देता है? क्यों ये अपने लोन का सेटलमेंट करने पर मजबूर हो जाते हैं? आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो गलतियों पे गलतियां ये करते हैं कि लोन एग्रीमेंट, जी हां, ये लोन एग्रीमेंट बनाते हैं, इतना हास्यास्पद होता है कि आप भी विचारणीय हो जाओगे। आर्बिट्रेशन के मैटर में आर्बिट्रेटर का चयन खुद करना लिखेंगे, आर्बिट्रेटर की भाषा, आर्बिट्रेटर का वेन्यू खुद डिसाइड करना बताएंगे। मेरा लोन डिफॉल्ट होने पर, ईएमआई बाउंस होने पर 500 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक की पेनल्टी लगाने की बात करेंगे। उस पर वो बाउंसिंग चार्जेस की बात की मैंने, 500 से 1,500 रुपए। उस पर भी ये लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे कि मेरी लेट फीस, 1-2 एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे, उसके बाद उस पे जीएसटी भी जोड़ेंगे। यानी कि 10,000 की ईएमआई है तो 10,000 की ईएमआई का मुझे डिफॉल्ट करना 1,400 रुपए के आसपास का या 2,000 रुपए तक के आसपास का मुझे और खर्चा मेरा बढ़ जाएगा। और भी देखिए, एक ईएमआई बाउंस हुई नहीं कि 5 दिन बाद वापस ईसीएस हिट करेंगे। खुद का चार्जेस कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ऊपर चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं वो व्यक्ति जो ईएमआई भरने में अक्षम हो गया, इनके चार्जेस और पेनल्टी कैसे भरूंगा? और जब ये कागज कोर्ट में जाएंगे, हैवी पेनल चार्जेस, मूल राशि से दुगुना मेरा आउटस्टैंडिंग, तो वहां कितने सवाल खड़े होंगे ये तो स्वयं विधाता जानते हैं। कमजोर कागजी कार्रवाई एनबीएफसी बैंकों की सबसे बड़ी चीज हो गई है। कमजोर कागजी कार्रवाई एक जमाने में हुआ करता था कि जब लोन दिया जाता था तो 50 पेपर साइन कराए जाते थे और आज एक ऑटो परमिशन ले ली जाती है। पहले चेक पे चेक लिए जाते थे, आज केवल एक ईसीएस अकाउंट परमिशन ले ली जाती है। कमजोर कागजी प्रणाली कहीं ना कहीं इनको नुकसान पे नुकसान पहुंचा रही है और वहीं पर भी इनके लोन एग्रीमेंट तो विशेष रूप से हास्यास्पद है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। गैर कानूनी कृत्य, आप इनके वैल्यूएबल क्लाइंट थे तब थे, लेकिन अभी आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, ऐसा लगता है कि आपने एनबीएफसी की किडनी निकाल के रख ली। गैर कानूनी कृत्य, रिकवरी कॉल चालू हो जाते हैं, हरेसमेंट शुरू हो जाता है, होम विजिट शुरू हो जाती है और बनते हैं इनके वीडियो। कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, कंप्लेंट पर कंप्लेंट दर्ज होती है, पुलिस कार्रवाई हो जाती है
और मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन 10 से 11 लोग कर्ज के कारण आत्महत्या करते जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम का आंकड़ा बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम बोल रहा है कि पर डे आरबीआई लोकपाल में 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती जा रही है एनबीएफसी की। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम बोल रहा है कि प्रतिदिन cybercrime.gov.in पर इन एनबीएफसी की कंप्लेंट फाइल होती जा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम बोल रहा है। आए दिन किसी न किसी बैंक और एनबीएफसी को उनकी लापरवाही के खिलाफ उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं, उनके लाइसेंस पर तलवार लटकती जा रही है। तलवार रिकवरी एजेंट के कृत्यों के कारण आरबीआई इन पर जुर्माने पे जुर्माने लगाते जा रहा है। भले ही कुछ मामलों में आरबीआई इनको रिलैक्सेशन देता है, लेकिन आरबीआई के आंकड़ों में इन एनबीएफसी की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है। इनके हरेसमेंट की, इनके रिकवरी एजेंट के कुकर्मों की, इनकी रेपो टीम के गुंडागर्दी की, इनके कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट मैटर को लेकर, उपभोक्ता के प्रति अधिकारों की अनदेखी को लेकर आए दिन इनके खिलाफ शिकायतों पे शिकायतें दर्ज होती जा रही है, जो इनको कटघरे में खड़ा कर रही है। गलत तरीके से लोन डिसबर्समेंट करते हैं। अभी हमने एक साथी के बारे में बताया था, हमारे योगेश पाल जी, एक नेशनलाइज बैंक से लोन लिया, लोन के डॉक्यूमेंट मांगे गए, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट लिए तो मालूम पड़ा उस नेशनलाइज बैंक ने लोन एग्रीमेंट तैयार किया, उस पे हमारे साथी के फर्जी हस्ताक्षर। 25 लाख का लोन, फोटो भी किसी और का लगा हुआ। अब क्या 1 रुपया ये वसूल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साबित ही नहीं कर पाएंगे कि व्यक्ति ने लोन लिया है। ऊपर से आरटीआई में डॉक्यूमेंट दे दिए जो एविडेंस हो गए। यही कारण होता है प्रायर नोटिस का प्रभाव और ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट का महत्व। लोन पार्टनर, 2 अलग अलग कंपनियां, एक लोन का काम करती है, दूसरा उनका लेंडिंग पार्टनर बन जाता है, एक दूसरे पे थोपते रहते हैं। बस कौन कानूनी कार्रवाई करेगा? कुछ नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज फर्जी आर्बिट्रेशन। लगातार आर्बिट्रेशन आपत्ति देने के बाद अवार्ड पास करने का भी अपना एक अलग फायदा है। बड़ी मजेदार बात लगती है जब लगातार आप आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दो और उसके बाद में आपका अवार्ड पास हो जाए। उससे सुखद इस दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता, ये स्वयं एनबीएफसी जानती है। लेकिन इसके बावजूद फर्जी आर्बिट्रेशन करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मारती है ये एनबीएफसी कंपनियां और कुछ बैंकें। और आजकल कुछ बैंकें तो एनबीएफसी की राह पर भी चल पड़ी है। पहले आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करके अवार्ड पास कर देती है, फिर हाईकोर्ट जाती है आर्बिट्रेशन डायरेक्शन के लिए और वहां पर उनकी पिटीशन खारिज होती है। बस अवेयर रहना आपको जरूरी है। आपको सेक्शन 25, 138 बीएनएस 316, 318 कानून को ताक पे रखकर जुडिक्शन की परवाह किए बिना हजारों किलोमीटर दूर मुकदमे करने में इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कलकत्ता में मुकदमा हुआ है, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और राजस्थान में आया है और मैं कहता हूं कि मैं ही लोन डिफॉल्टर हूं और जब मेरे पास पुलिस आती है अरेस्ट करने तो मैं कहता हूं भाई ठीक है, अरेस्ट मेमो बना लीजिए, मुझे अरेस्ट करके ले जाइए, मेरे पास तो पैसा है नहीं, सरकार खर्चा करेगी। खुद पुलिस जानती है कि हजारों किलोमीटर दूर ले जाना मुझे कितना महंगा पड़ेगा और पुलिस कहती है काम करना, अपना वारंट रिकॉल करा लेना। क्या फायदा मिलेगा इससे? इससे बनिस्बत बेहतर कि आप हमारे शहर में मुकदमे करो, लेकिन आप इल्लीगल एक्ट करते हैं, गैर कानूनी कृत्य करते हैं और उसका फायदा मिलता है आम व्यक्ति को। फर्जी वकील, लीगल टीम, बातें पूछो मत। सेक्शन 25 में केस हो गया, वारंट जारी हो गया, मैं वकील बोल रहा हूं, रांची कोर्ट से बोल रहा हूं। आपने सुना होगा कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी। बस ये अंदाज हर साथी को रखना है, ये ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें होती है ना, फर्जी तरीके से धमकाते हैं, बिना आईडी, बिना उस के रिकवरी करते हैं, उसके बाद वीडियो बनते हैं, वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
इनको मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलती है। और हमारे कुछ साथी तो इतने अवेयर है कि मैं तो नहीं हूं ट्विटर पे, लेकिन वीडियो को हमारे वो ट्विटर पर भी टैग करते हैं, बोलती बंद हो जाती है कंपनियों की। और सबसे बड़ी चीज, भारत की न्याय व्यवस्था। हमारे भारत की न्याय व्यवस्था में यह नहीं है कि किसी व्यक्ति पे आरोप लग गया तो उसे सजा दे दी जाए। जब तक उसका पक्ष पूरा सुना नहीं जाता है तब तक उसके खिलाफ कोई आदेश नहीं होता है। और आदेश होता भी है तो उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर अंतिम पल तक उसको लड़ने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। तो हमारे भारत की व्यवस्था है कि भले 100 गुनहगार छुट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे सेक्शन 25 हो, 138 हो, 316, 318 हो, आप लोगों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ये चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिए, खुद को गिल्टी माना छोड़े, क्योंकि आपके मन में कभी कभी ये बातें आती है, यार मैंने तो लोन लिया है, मैंने नहीं भरा है, गलती तो मेरी है। अरे भाई, गलती तुम्हारी है। अगर उस समय बैंकों ने तुमको लोन नहीं दिया होता तो क्या आपकी जिंदगी नहीं निकलती? आपकी जिंदगी वैसे ही कट जाती। उस समय मान लीजिए आपके 10 लोन थे और आपको ईएमआई भरनी है, अब आपका पैसा नहीं है, आपने 2 बैंकों में या 2 एनबीएफसी में लोन की एप्लीकेशन लगाई और इन्होंने लोन दे दिया। लोन दे दिया तो इनकी गलती है, क्योंकि 10 लोन पहले से चल रहे थे। अब ये नहीं देते तो क्या आपकी जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती? ये लोन यही डिफॉल्ट हो जाते तो आपके ऊपर केवल 10 ही लोन होते, 10 की जगह 15 लोन नहीं होते। ये चीज ध्यान रखो। तो इसीलिए खुद को गिल्टी मानना छोड़ो, क्योंकि तराजू के इस पलड़े में एक तरफ आप हो, आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई कानूनी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये नीचे भारी पलड़े वाली जो एनबीएफसी कंपनियां और बैंक बैठी हुई है, ये सब कुछ जानते हुए यदि आपको लोन दे रही है ना, तो यहां पर एनबीएफसी कंपनियां एक आम लोन डिफॉल्टर से ज्यादा गुनहगार है, आम लोन डिफॉल्टर से ज्यादा गुनहगार है। और एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि लोन का सेटलमेंट यदि कोई बैंक या एनबीएफसी आपसे करती है तो वो कोई एहसान नहीं करती है। लोन सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन लोन सेटलमेंट करके कंपनी भी आप पे कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनियों की स्थिति बुरी इतनी है कि उनका जितना एनपीए बढ़ा, जितना उनका राइट ऑफ बढ़ा, जितने लोन उनके डूबे, उतना कंपनी का शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। आरबीआई में उनकी छवि खराब हो रही है और उनका ग्राफ दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, शेयर मार्केट उनका डाउन होता जा रहा है। इसीलिए स्थितियां यह है कि इनको सेटलमेंट करना है, या फिर कल डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 12 सुना होगा, लोन को सेल कर देते हैं एआईआरसी को, तो किसी तरह इनको सेटलमेंट करके मामले निपटाने हैं। यानी कि सेक्शन 25 ये हजारों किलोमीटर दूर करे, 138 हजारों किलोमीटर दूर करे, बीएनएस 316 318 हजारों किलोमीटर दूर करे। इसके बाद आर्बिट्रेशन, फर्जी आर्बिट्रेटर नियुक्त करे। कई फर्जी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल बन गए हैं आजकल, जो अपने आप को दूध का धुला बताते हुए आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं, और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में ऑब्जेक्शन मिलने के बाद भी फोन करते हैं कि हमें परमिशन दे दो। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म रखो, ठीक है ना, थोड़ी तो शर्म रखो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, बस एक बात ध्यान रखें कि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट होता है, प्रायर नोटिस भेजो। जितने भी नोटिस आते हैं उनका कानूनी तरीके से जवाब दो, डरने की जरूरत नहीं है। खुद को गिल्टी मानना छोड़े, क्योंकि अगर कंपनियों ने भी लोन दिया है आपको तो बिजनेस के लिए दिया है, हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया है, तो आपको इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कोई कहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वहां ध्यान रखना कि यहां कोतवाल खुद ही चोर है, यहां कोतवाल खुद ही चोर है। ये बात आपको मानकर चलनी है, मान के चलनी है। खुद को गुनहगार मानना छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जितने भी नोटिस आते हैं उनका कानूनी तरीके से जवाब दो, किसी भी मामले में डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, एनबीएफसी कंपनियां जितनी भी गलतियां करेगी, जितनी भी गलतियां करेगी, वो हमारे
फायदे के लिए करती है। यदि वो कोई केस भी फाइल कर रही है तो वो हमारे लिए फायदा है। हमको कोई रिकवरी एजेंट धमकाता है, गुंडागर्दी करता है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग मोड करनी है, कॉल रिकॉर्डिंग तैयार करनी है, कोई फर्जी नोटिस स्टाम्प वाले भेजते हैं, बस बराबर उनकी खिंचाई करो। फर्जी आर्बिट्रेशन होता है, बराबर जवाब दो, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। न तो कोई इसमें गिरफ्तारी होगी, न कोई तनाव है। और मैं एक बात कह दूं कि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति ने लोन डिफॉल्ट किया तो उसको जेल भेज दो। कोई कहे मैं गिरफ्तार कर लूंगा, उसको कहना मैं एक काम कर, गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा, तो मुझे फांसी करवा दे, फांसी करवा दे। और एक बात बताऊं मैं आपको, जितनी भी आपके साथ अवैध गतिविधि हो, तुरंत उसी कंपनी की, एनबीएफसी कंपनी की मेल आईडी पर शिकायत करें 30 दिन के भीतर। अब आप ये क्या बात हुई सर कि रिकवरी एजेंट इसी बैंक का, ये कार्रवाई क्या करेगा? जी हां, हमने दूध की रखवाली बिल्ली को दे रखी है। ये हमारा कानून है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कानून है कि यदि आपको किसी एनबीएफसी या बैंक से शिकायत है तो पहले आप इनको शिकायत करो 30 दिन के भीतर। ये यदि आपके शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप आरबीआई लोकपाल को शिकायत कर सकते हो। और अगर 30 दिन पहले आपकी शिकायत को गलत मानकर समाधान नहीं करते हैं तो फिर आप उसके बाद शिकायत कर सकते हो। और जब तक आपकी शिकायत स्टैंड रहेगी तब तक रिकवरी एक्ट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, कोई भी एनबीएफसी कंपनी लगभग अपने रिकवरी एजेंटों पे कार्रवाई नहीं करती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमने दूध की रखवाली का काम बिल्ली को दे रखा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। भारत का कानून आपके लिए भी है, आपके भी अधिकार है। और एक बात इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि आपका नॉलेज कम है, आपकी ताकत कम है, आपकी क्षमता कम है, लेकिन एनबीएफसी कंपनी के पास पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम होने के बाद जब वो कानूनी तरीके से काम नहीं करेंगे, गैर कानूनी तरीके से काम करेंगे, तो असली गुनहगार वो कहलाएंगे, आप नहीं। आप हालात से परेशान है, विषम परिस्थितियों से परेशान है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जाने और लड़ना सीखे, डरे नहीं किसी एरे गेरे नत्थु खेरे से। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।